नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्राओं पर हैं। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड। तीनों देशों के साथ में भारत सरकार के कुछ अहम एग्रीमेंट हुए हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं जो भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं। यानी यूरेनियम को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है, उसके बारे में महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। यूरेनियम डील को काफी समय से टाला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम का दुनिया में लगभग चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत को यूरेनियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस डील को करने के लिए भारत लंबे समय से प्रयास किया कर रहा था। 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार जो है वहां से प्रयास शुरू हुए। 2015 में भी काफी प्रयास किए गए इसी सरकार के द्वारा, लेकिन आखिरकार अब ये डील फाइनली हो पाई है। इस डील के मायने क्या है, ये डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, यूरेनियम भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आप सभी एक छोटी सी ये जो इंफॉर्मेशन है वो सभी हम लोग जानते हैं कि यूरेनियम की आवश्यकता विद्युत ऊर्जा के निर्माण के लिए और परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए, दोनों के लिए ही आवश्यक होती है। अब ये दोनों ही सेक्टर, एक तो एनर्जी सेक्टर और एक न्यूक्लियर वेपन्स, ये दोनों ही इतने महत्वपूर्ण हैं कि एनर्जी सेक्टर के बिना कोई भी देश ना तो विकसित हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं अपने देश के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, औद्योगिक क्षेत्र है, उन सभी को वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा सकता बिना ऊर्जा के, जितना कि आपके पास में पर्याप्त एनर्जी है। तो उन देशों में जितना हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, जिनके पास एनर्जी सेक्टर मजबूत है, वो देश नहीं करा सकता। तो अब हम इस डील की अगर हम बात करें, यानी यूरेनियम डील की बात करें, तो भारत के संदर्भ में ये बहुत ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। भारत को विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ते हुए अगर हम देखना चाहते हैं तो एनर्जी सेक्टर को मजबूत किए बिना ये संभव नहीं है। तो आज के सेशन में हम यही बात करने जा रहे हैं कि यूरेनियम डील के मायने क्या हैं, यूरेनियम से किस प्रकार एनर्जी सेक्टर मजबूत होता है, बाकी के एनर्जी रिसोर्सेज जो है उनसे ये अलग कैसे है, इस पर हम बात करेंगे। और भारत किन किन देशों से यूरेनियम परचेज करता है, यूरेनियम संवर्धन तकनीक क्या है, यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे। और इस डील से क्या फायदा होने वाला है देश को, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन प्रमुखता से जो चीज छापी गई है, अगर उस पर ध्यान देंगे आप, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया टू सेल यूरेनियम टू इंडिया व्हाट द लैंडमार्क डील मींस, यानी ये एक लैंडमार्क डील है और इसके क्या मायने हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में राउटर्स ने छापा है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्राइक डील ऑन यूरेनियम एक्सपोर्ट ड्यूरिंग मोदी विजिट। ये सारी चीजें जो है, यानी यूरेनियम की जो आयात करने की जो हमारी जो इच्छा थी ऑस्ट्रेलिया से, वो अब ऑस्ट्रेलिया उस पर राजी हो गया है और इस डील को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 12 साल से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अथक प्रयास किए जा रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये डील हो जाए और अब ये फाइनली डील हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, मेलबोर्न में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं एंथनी अल्बनीज, इन दोनों की जो मुलाकात हुई है उसमें इन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें इन्होंने ये कहा कि हमने रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में और कई महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में एग्रीमेंट किया है, आपसी सहयोग के लिए सहमति जताई है। यहां पर इन्होंने ये कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर को भी विकसित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है, ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है कोकोस, कोकोस में इन्होंने कहा कि हम स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाएंगे जिस पर दोनों देश साझा मिलकर काम करेंगे और भारत के गगनयान मिशन के लिए इसमें बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इसके अलावा मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया की तारीफ की है, किस बात को लेकर कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 16 साल तक के बच्चों के लिए बैन कर दिया गया था और इस पर मोदी जी ने कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है और इनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो भारत में भी इसको आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर कही गई। इसके अलावा देखिए, अल्बनीज जो है, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं,
उनके द्वारा इस चीज को मेंशन किया गया कि आज हमने 2015 के भारत ऑस्ट्रेलिया परमाणु सहयोग समझौते के तहत भारत को यूरेनियम निर्यात की व्यवस्था पर साइन कर दिए किए हैं। यानी हम भारत को यूरेनियम एक्सपोर्ट करेंगे। 2015 से लगातार इस पर प्रयास चल रहे थे और अब दोनों देश जो है इस पर राजी हो गए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यूरेनियम की सप्लाई अब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत को की जाएगी। कुछ और सेक्टर्स की हम बात करें, फिर हम यूरेनियम पर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा देखिए, यहां पर दोनों देशों ने यह कहा कि साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पार्टनरशिप शुरू करने का हमने यहां पर सहमति जताई है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल रेजिलियंस, इन सभी के क्षेत्र में दोनों देश एक साथ मिलकर रिसर्च करने पर राजी हुए, यानी रिसर्च की जाएगी। इसके अलावा कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, लगभग ये 9 सेक्टर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ साझा बातें हुई हैं, परमाणु सहयोग जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स है, स्पेस टेक्नोलॉजी है और ओशियन सिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में है। समुद्री सुरक्षा, जब से चाइना के द्वारा लगभग मान के चलिए 10,000 किलोमीटर के आसपास की रेंज की एक मिसाइल का परीक्षण अभी किया गया था हाल ही में, तब से इस चीज को और ज्यादा चिंताएं विकसित हुई हैं कि दक्षिण चीन सागर और प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा कैसे की जाए। इसके अलावा व्यापार और निवेश को लेकर, साइबर और नई तकनीकों को लेकर, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट और इंडो पैसिफिक और वैश्विक सहयोग की बात हुई है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने यूएनएससी में यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन देने की बात भी कही है। तो ये सारी चीजें जो है इन पर चर्चाएं हुई हैं, इन पर हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा किस पे करने जा रहे हैं? यूरेनियम पर। चलिए, अब देखो यहाँ पर यूरेनियम की हम बात करें। यूरेनियम जो पदार्थ है, जैसा कि मैंने कहा, इससे हम विद्युत ऊर्जा का भी निर्माण करते हैं और इससे हम जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी बनाते हैं। लेकिन प्रकृति ने हमारे साथ में थोड़ा सा गड़बड़ क्या की है कि जो एनर्जी के लिए आवश्यक जो यूरेनियम 235 है, इसका जो अयस्क है, जो जिससे ये निकाला जाता है, वो लगभग मान के चलिए वैश्विक स्तर का 1% के आसपास ही भारत में पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितना यूरेनियम है उसका लगभग मात्र 1% भारत में पाया जाता है, और जबकि भारत की आवश्यकताएं इससे बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट अभी तक हम इन 4 देशों से करते आ रहे हैं, 5वां देश इसमें अब ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाएगा। 4 देश कौन से हैं? सबसे ज्यादा हम करते हैं कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान से 40 से 50% के आसपास यूरेनियम जो है वो आयात किया जाता है। फिर हम कनाडा से लगभग 20 से 30% के आसपास यूरेनियम आयात करते हैं। रूस जो है उससे हम 10 से 15%, उज्बेकिस्तान से लगभग 10%। तो यहाँ भारत का सबसे बड़ा अगर विदेशी यूरेनियम सोर्स जो है, यानी जहां से यूरेनियम इंपोर्ट किया जाता है, वो कौन सा देश है? कजाकिस्तान। अब हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम जो यूरेनियम मंगा रहे हैं उसके 2 कारण हैं। 2 कारण क्या है? एक तो ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी ऑस्ट्रेलिया के पास में यूरेनियम की काफी ज्यादा मात्रा है। दूसरा यह है कि भारत जो है अपने एनर्जी सेक्टर को बढ़ाना चाहता है, और एनर्जी सेक्टर को जब बढ़ाना चाहता है तो 2070 तक भारत ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट रखा है उसको भी पूरा करना है। अब ये क्या चीज है, समझिए, ध्यान से समझना। देखो, इसको और विस्तार से हम बात करें। जैसे जैसे भारत देश जो है विकास की ओर बढ़ रहा है, हम विकासशील देश से विकसित देश की ओर अगर हम जाना चाहते हैं, तो किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक चीज है वो है उसका एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर आपके पास नहीं होगी तो आप ना तो इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप कर पाएंगे, ना फिर आप जो एडवांस टेक्नोलॉजीज के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि मान लो एआई डेटा सेंटर बनाना है, सेमीकंडक्टर्स प्लांट्स आपको लगाने हैं, या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर आपको बनाने, हर चीज के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। आप इवन तक आपके स्कूल, कॉलेज, आपके घरों में जहां भी कोई फैसिलिटी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के रूप में आप देखना चाहते हैं, तो बिना एनर्जी सेक्टर के वो डेवलप नहीं हो सकता। तो किसी भी देश का जब एनर्जी सेक्टर मजबूत होता है तो वो देश आसानी से विकसित देश बन सकता है। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कुछ कंट्रीज के पास में यही सबसे बड़ा ये इन्होंने फायदा उठाया है। अब भारत के पास में दिक्कत क्या है कि हमें एनर्जी सेक्टर को मजबूत करना है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ हमें पर्यावरण को भी बचाना है। अब पर्यावरण को बचाना है तो उसमें चुनौती क्या है वो समझिए।
अभी तक भारत का जो एनर्जी सेक्टर है, यानी जिससे हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, वो मोस्टली कोयले पर आधारित है। हमने थर्मल प्लांट लगा रखे हैं, थर्मल पावर प्लांट, और ये थर्मल पावर प्लांट जो हैं, इनमें हमको कोयले को जलाना पड़ता है। कोयले को जलाकर हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करके टरबाइन, टरबाइन से फिर जनरेटर, इस तरीके से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा CO2 गैस का उत्सर्जन होता है और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो आपको पर्यावरण प्रदूषण को अगर रोकना है तो कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि आपने एक टारगेट ले रखा है, भारत सरकार ने यह कहा है कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे। मतलब कार्बन का जो उत्सर्जन होगा वो कितना होगा? नेट जीरो। अब नेट जीरो का मतलब भी मैं आपको बता दूं, ये नहीं है कि CO2 0% हो जाएगी। CO2 0% नहीं होगी। CO2 की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, CO2 का उत्सर्जन बहुत कम होगा, लेकिन जितना भी वो कम उत्सर्जन होगा CO2 का, उसको एब्जॉर्ब करने वाली आप प्रणाली विकसित करेंगे। एब्जॉर्ब करने वाली प्रणाली क्या है सर? एब्जॉर्ब करने वाली प्रणाली जैसे कि आप प्लांट्स लगा देंगे। पेड़ पौधे CO2 को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। पहली बात तो आप क्या करेंगे, CO2 को उत्सर्जित करने वाले जो एनर्जी, जो पदार्थ हैं, ऊर्जा पदार्थ जिनको आप यूज करते आ रहे हैं, पहली बात तो उनको आप हटाएंगे। ठीक है, ऐसे पदार्थों की तरफ जाएंगे जो कि नॉन कन्वेंशनल हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि जिनसे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, तो CO2 की मात्रा कम होगी। दूसरी बात, जितनी मात्रा उत्सर्जित होगी उसके लिए आप प्लांट लगाएंगे। तो ये हमने टारगेट कुछ ले रखे हैं। अब इन टारगेट्स को आपको अगर पूरा करना है तो आपको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, या फिर यूरेनियम एनर्जी है, यूरेनियम से प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के साथ में दिक्कत क्या है कि ये सेक्टर हम बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं मौसम पर। अगर मान लीजिए धूप पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो आपकी सोलर एनर्जी प्लांट जो है वो लगातार आपको एनर्जी नहीं दे पाएंगे। पवन ऊर्जा भी किस पे डिपेंड करती है? हवा पर डिपेंड करती है, हवा की गति पे डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब आप 24/7 अगर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा उसमें अच्छे विकल्प नहीं हो सकते, लगातार आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा सकते। लेकिन यूरेनियम की बात करें तो इसे आप बेस लोड पावर के रूप में यूज कर सकते हैं। 24/7 इससे एनर्जी प्रोवाइड करा की जा सकती है, क्योंकि ये एक अच्छा विकल्प है। इससे किसी भी प्रकार का कार्बन एमिशन नहीं होता, कार्बन प्रदूषण नहीं होता, और लगातार यूरेनियम की अगर हम बात करें तो उससे एनर्जी भी मिलती है। साथ में आप रेशियो की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, तो 1 किलोग्राम यूरेनियम से लाखों, हजारों किलोग्राम जो कोयला है उसके बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपके पास में यूरेनियम बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन दिक्कत क्या है? जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास में 1% यूरेनियम है जो हमें आयात करना पड़ता है। अब उसमें भी, यूरेनियम में भी क्या दिक्कत है वो समझिए। एक्चुअल में प्रकृति में जो यूरेनियम पाया जाता है, जो मिनरल्स के रूप में हम खनिज के रूप में यूरेनियम को निकालते हैं, तो उसका एक अयस्क होते हैं, अयस्क यानी ओर्स जो होते हैं, उनमें से यूरेनियम निकाला जाता है। यानी पहले खुदाई की जाती है खनिज के रूप में, फिर उनमें से ढूंढा जाता है यूरेनियम किस में ज्यादा है, उनको कहते हैं अयस्क। तो अयस्क यूरेनियम के 3 होते हैं। एक होता है पिंच ब्लेंड हो गया, एक यूरेनिनाइट हो गया, कार्नोटाइट हो गया, और भी होते हैं। लेकिन इनमें मोस्टली जो है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो अयस्क है वो कौन सा है? पिंच ब्लेंड है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? यूरेनिनाइट है। अब इसमें क्या होता है कि यूरेनियम पाया तो जाता है, लेकिन यूरेनियम के जो परमाणु होते हैं वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। यूरेनियम के जो एटम्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिनको आइसोटोप्स कहते हैं आप। इनका वजन अलग-अलग होता है परमाणुओं का, एक का भार अलग है, दूसरे का भार अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। इनका परमाणु क्रमांक तो एक ही है, मतलब ये यूरेनियम के ही भाग हैं, लेकिन इनके वजन परमाणुओं के अलग-अलग हैं। इसको कहते हैं यूरेनियम 235, इसको कहते हैं यूरेनियम 238। यानी प्रकृति में आप ये मान सकते हैं कि जो यूरेनियम आप निकालोगे उसमें 2 प्रकार के परमाणु और परमाणुओं के नाभिक पाए जाएंगे। एक तो 235 वाला और एक 238 वाला। इनमें भारी कौन सा है? 238। 235 वाला जो है उसका भार 3 यूनिट यहां पर कम है। अब इसमें भी आगे हम बात करें, इनमें जो यूरेनियम 235 है, ये एक विखंडनीय पदार्थ है, ये एक फिजिबल मटेरियल है। फिजिबल मटेरियल सर क्या होते हैं? विखंडनीय पदार्थ वो होते हैं कि अगर उन पर हम न्यूट्रॉन की बौछार करा दें,
अगर हम उन पर कोई तेज गति से न्यूट्रॉन डाल दें तो ये पदार्थ आसानी से विखंडित हो जाते हैं। विखंडित मतलब टूट जाते हैं, और टूट जाते हैं तो इसमें मास डिफेक्ट होगा। आगे हम सिद्धांत बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन का, E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो मास डिफेक्ट होगा तो उससे एनर्जी निकलेगी। तो ये विखंडनीय पदार्थ है, मतलब ये है कि इससे आप एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन यूरेनियम 238 जो है वो अविखंडनीय पदार्थ होता है, इससे आप एनर्जी नहीं बना सकते, ये आसानी से विखंडित नहीं होता, टूटता नहीं है। लेकिन प्रकृति ने आपके साथ मजाक क्या किया है? मजाक ये किया है कि जो यूरेनियम आप यहां से आपने अयस्क निकाला, अयस्क में जब यूरेनियम को देखा तो जो एनर्जी के लायक यूरेनियम था विखंडनीय पदार्थ, वो तो मात्र 0.7% था, और जो अविखंडनीय है जिससे एनर्जी नहीं निकाली जा सकती वो 99.3% के आसपास है। इसका मतलब ये वाला वो पदार्थ है जिससे आप एनर्जी नहीं निकाल सकते, मोस्टली जो मात्रा है वो है जो जिससे आप एनर्जी नहीं बना सकते। तो फिर वैज्ञानिकों ने यहां पर तकनीक ये खोजी कि भाई ऐसा किया जाए कि यूरेनियम 238 जो है इसको किस में कन्वर्ट किया जाए, यूरेनियम 235 में। अब यूरेनियम 238 के जो नाभिक हैं या परमाणु हैं उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूरेनियम 235 के परमाणु या नाभिकों में, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं यूरेनियम संवर्धन प्रक्रिया, यानी यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस। यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस, ठीक है। यूरेनियम संवर्धन का मतलब आप समझ गए, ठीक है। अब देखो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो क्या है वो हमने समझ लिया, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट के लेवल भी अलग अलग होते हैं। अब आप एक चीज दिमाग में रखें कि प्राकृतिक यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम होगा, उसमें यूरेनियम 235 के परमाणु कितने हैं, 0.7%। 38 के कितने हैं, 99.3%। लेकिन हमें किसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, यूरेनियम 235 को। तो आपने क्या किया, अगर मान लो 0.7% से बढ़ाकर 3% तक आप ले आए, यानी यूरेनियम 235 के परमाणुओं की जो मात्रा है, संख्या है, वो आपने 0.7 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 3%। तो आपने एनरिच्ड कर दिया, संवर्धित यूरेनियम बना लिया 3% तक। तो इसको कहते हैं स्मॉल एनरिच्ड यूरेनियम, और ये एक प्रकार का रिसर्च ग्रेड यूरेनियम है, यानी इससे हम रिसर्च लेवल पर काम कर सकते हैं, और कुछ हद तक कुछ जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उनसे एनर्जी भी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर आता है लो एनरिच्ड यूरेनियम। तो यहां पर यूरेनियम 235 के परमाणुओं की जो संख्या है या नाभिकों की संख्या है वो 3% से बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है, 20%। 20%, इसे कहते हैं एनर्जी ग्रेड यूरेनियम, यानी आप यहां पर इस यूरेनियम का उपयोग एनर्जी के निर्माण में, विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं। हालांकि ये 3%, 2% पर ही शुरू हो जाता है, 0.7% पर भी शुरू हो जाता है कुछ प्रकार के रिएक्टर्स में, लेकिन कुछ रिएक्टर्स जो हैं उनमें ये वाला आपको चाहिए। और फिर आप 20% से बढ़ाकर 90% या 90% से भी ज्यादा पहुंच जाते हैं, यानी इतने बड़े लेवल पर आप यूरेनियम का एनरिचमेंट करते हैं, यूरेनियम 235 के परमाणु उसमें 90% या उससे भी ज्यादा हो जाएं, तो उसको कहते हैं हाई एनरिच्ड यूरेनियम, और इससे बनता है एटॉमिक बॉम्ब, यानी परमाणु बॉम्ब जो बनता है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनता है, वो 90% या उससे भी ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम से बनता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात? तो प्राकृतिक यूरेनियम है, उसमें यूरेनियम 235 के परमाणु 0.7% थे, लेकिन उनको एनरिचमेंट प्रोसेस के तहत आपने बढ़ाकर 3%, 20%, फिर 90% तक आपने बढ़ाया, और अलग अलग स्तर पर उसका उपयोग किया। अब सवाल ये उठता है कि सर हम तो हमारे पास तो यूरेनियम है नहीं, तो हम जो यूरेनियम बाहर से मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, वो कौन से वाला यूरेनियम होता है, एनरिच्ड यूरेनियम मंगाते हैं हम वहां से, या प्राकृतिक नेचुरल यूरेनियम मंगाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हम जो यूरेनियम वहां से मंगाते हैं वो या तो प्राकृतिक यूरेनियम होता है, प्राकृतिक यूरेनियम का मतलब 0.7% वाला, उससे हमारा काम चल जाता है, या फिर एक और होता है जिसको येलो केक कहते हैं, और इसमें थोड़ा सा यूरेनियम की जो मात्रा है उसको कंसंट्रेट लेवल पर बढ़ाया जाता है। यहाँ पर U3O8 जो है, येलो केक जो इसको हम कह रहे हैं, और इसमें यूरेनियम के परमाणुओं की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये कंसंट्रेट मतलब हो गया सांद्र यूरेनियम जो है, वो वाला हम यूरेनियम मंगाते हैं। हाई लेवल का एनरिच्ड यूरेनियम भारत आयात नहीं करता है। अब सवाल ये उठता है कि हाई लेवल का एनरिच्ड यूरेनियम भारत जब बाहर से नहीं आयात करता है, तो हाई लेवल यूरेनियम से ही परमाणु हथियार बनेंगे, और जो एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वॉरहेड्स हैं, वो हम कैसे बनाएंगे?
तो वो हम बनाने के लिए अपने खुद के पास में जो तकनीक है उसका उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के पास एटॉमिक वेपन नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत के पास में एटॉमिक वेपन्स जो हैं उनकी संख्या 190 के आसपास है। और हमारी परमाणु हथियार से चलने वाली पनडुब्बी हैं, परमाणु हथियार ले जाने वाली पनडुब्बी हैं, परमाणु हथियारों को छोड़ने वाली हमारे पास मिसाइल्स भी हैं। ठीक है, जैसे अग्नि 5 है, एटॉमिक वेपन्स वॉरहेड्स को ले जा सकती है। हमारे पास अरिहंत है, अरिदमान जो पनडुब्बियां हैं, ये जो परमाणु ऊर्जा से भी चलती हैं और परमाणु हथियार वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको भी लॉन्च कर सकती हैं। तो जब ये सारी चीजें हैं तो हम उसके लिए जो यूरेनियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसके लिए एनरिचमेंट प्रोसेस की आवश्यकता होती है, वो कहां से आता है? वो हमारे पास खुद का है। हमारे पास खुद का है, यानी हम यूरेनियम को एनरिच करने की तकनीक हमारे पास है, भारत ने खुद ने विकसित की है, हमने किसी से नहीं ली है। और दूसरी बात, हम जो यूरेनियम बनाते हैं अपने सामरिक महत्व के लिए, वो हमारी खुद की तकनीक है। और जो हम आयात करते हैं उसका क्या करते हैं? उसका हम बिजली उत्पादन में उपयोग करते हैं। अब बिजली उत्पादन में उपयोग कैसे होता है? क्योंकि भारत के ज्यादातर रिएक्टर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जो होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि इनमें जो यूरेनियम 235 की रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग 0.72% वाला ही यूरेनियम चाहिए, जो कि प्राकृतिक यूरेनियम में होता है, और वो हम आयात करके इसको बनाते हैं। आई बात समझ में? अब आगे की बात देखिए, यहां पर समझिए आप कि यहां बात आती है कि सर ये यूरेनियम संवर्धन का प्रोसेस होता कैसे, थोड़ा सा इस पर भी हम प्रकाश डालें, बात करें। तो यहां पर सीधी सी बात है, यूरेनियम का अयस्क खोजा जाता है, निकाला जाता है, पहले खनिज, खनिज में से फिर अयस्क ढूंढा जाएगा, जिसमें यूरेनियम की ज्यादा मात्रा होती है, वो पदार्थ अयस्क कहलाता है। तो यूरेनियम अयस्क आपने निकाल लिया, जैसे कि पिंच ब्लेंड है, यूरेनिनाइट है। अब इसमें यूरेनियम की मात्रा है, इसका रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा प्योरिफिकेशन किया जाता है और फिर इसे गैस में परिवर्तित किया जाता है। एक गैस होती है जिसको कहते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, UF6, इस गैस में परिवर्तित किया जाता है। प्रोसेस दोबारा सुनिए, सबसे पहले खनिज निकाला जाएगा, उसमें अयस्क निकाला जाएगा, अयस्क में से केमिकल प्रोसेस के द्वारा प्योरिफिकेशन होगा और फिर आप एक गैस बनाएंगे जिसे कहते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को एक मशीन के अंदर डाला जाता है, यानी ये जो गैस है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इसको इस मशीन के अंदर डाला जाएगा। ये मशीन कहलाती है सेंट्रीफ्यूज मशीन। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को, इस तकनीक को कहते हैं गैस सेंट्रीफ्यूज तकनीक। गैस सेंट्रीफ्यूज तकनीक, यह वही तकनीक है जिसके कारण ईरान पर हमला हुआ। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को बर्बाद किया, किसके कारण? इसी तकनीक से शुरुआत हुई थी। यानी ईरान ने गैस सेंट्रीफ्यूज जो टेक्निक है उसको डेवलप करना शुरू कर दिया था। 60 से 70% यूरेनियम एनरिच्ड कर लिया था और वो जो एटॉमिक वेपन ग्रेड जो यूरेनियम होता है उसके ऑलमोस्ट करीब पहुंचने वाला था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को भनक लगी तो उन्होंने हमला करके उसको रोक दिया और उनके जितने भी ये सेंट्रीफ्यूज टेक्निक वाले जो प्लांट थे सबको तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। अब देखो, इस प्रोसेस को और ज्यादा आप इसमें सेंट्रीफ्यूज जो टेक्नोलॉजी है उसको समझो। जैसा कि मैंने कहा, गैस बनाई जाती है UF6 गैस, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। इस गैस को किस में डालते हैं? इस मशीन में। ये मशीन क्या कहलाती है? सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये कैसे काम करती है ये समझो आप। इस जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो गैस है, इसमें दो तरह के परमाणु हैं, एक तो यूरेनियम 235 है और एक यूरेनियम 238 है। यूरेनियम 235 से भारी कौन सा है? यूरेनियम 238। अब ये मशीन जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रण बल। यानी इस गैस को इस मशीन के अंदर बहुत तेजी से घुमाया जाता है, गति को बढ़ाया जाता है, एक्सीलरेट किया जाता है। एक्सेलरेट किया जाता है तो इसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल हमेशा बाहर की ओर खींचता है। जैसे कोई सर्कल पर कोई चीज घूमती है तो एक बल अंदर की ओर खींच रहा है, उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, बाहर की ओर खींचता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो जब आप जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ों को घुमाते हैं तो जो मिट्टी के कण हैं, धूल के कण हैं, वो सब बाहर निकलते जाते हैं। वैसे ही भारी कण यहाँ पर बाहर की ओर जाएंगे, हल्के कण अंदर की ओर रह जाएंगे। तो यहां पर जब इसको घुमाया जाता है और कितनी तेज स्पीड से, हजारों मीटर पर सेकंड, ध्वनि की गति से भी तेज स्पीड से घुमाया जाता है, तो उससे होता क्या है? उससे यह है कि यूरेनियम 238 वाला जो भारी कण है वो तो दीवारों से चिपक जाते हैं और यूरेनियम 235 के जो हल्के कण हैं वो बीच में रह जाते हैं। तो आपने सेपरेशन कर दिया एक तरीके से। क्या कर दिया? सेपरेशन। यूरेनियम 235 को अलग कर लिया। इसी को हम क्या कहते हैं? एनरिचमेंट प्रोसेस, संवर्धन प्रक्रिया कहते हैं, जो किस मशीन में होता है?
यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज, जो गैस सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसमें होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज समझो कि ये जो आपने एनरिच्ड यूरेनियम बनाया है, ये बहुत मामूली स्तर पर एनरिच्ड हुआ है, अभी इसको हाई लेवल पर एनरिच्ड करना है। तो ऐसी गैस सेंट्रीफ्यूज मशीन्स जो हैं आपको हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लगानी पड़ेंगी, और फिर उन सब में से ये गैस निकालनी पड़ेगी, UF6। इस गैस को बारी बारी से सब में से निकाला जाता है, और लास्ट में होता क्या है कि यूरेनियम 235 के परमाणु ही बचते हैं, 238 जो है अलग होता चला जाता है। इसको कहते हैं हाई एनरिच्ड यूरेनियम, और इसी के उपयोग से बनता है परमाणु बम, यानी एटम बम जो है, न्यूक्लियर बम जो है वो बनता है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि दुनिया के कुछ ही देशों के पास में ये तकनीक है। ऐसा इस तकनीक में क्या है, ये प्रोसेस जो है अपने आप में बहुत ज्यादा जटिल है। पहली बात तो इसके लिए, इसको चलाने के लिए, इस पूरे प्लांट को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा सटीक मशीनरी की आवश्यकता होती है, ध्वनि की स्पीड से भी ज्यादा तेज गति इसमें प्रोवाइड कराने के लिए, ये सारे प्रोसेस करने के लिए। फिर इसमें बहुत ज्यादा हाई जो क्वालिटी के जो मिनरल्स हैं, धातु हैं, मेटल्स जो हैं, मिश्र धातु जो हैं, उनसे इस मशीनरी को बनाया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। एडवांस इंजीनियरिंग और इसका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा हाई फाई होता है, इसलिए हर देश इसको नहीं बना पाता, लेकिन भारत के पास ये तकनीक है। अब आपने एनरिच्ड यूरेनियम बना लिया, एनरिच्ड यूरेनियम आपके पास में जो तकनीक है उससे बना लिया। अब इससे कैसे तो बिजली बनेगी और कैसे इससे परमाणु बम बनेगा, वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आपका क्या है, परमाणु रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर, जहां पर यूरेनियम का विखंडन हो रहा है, और यूरेनियम 235 के विखंडन से यहां पर क्या बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी समझना। आपने एक्चुअल में ये जो यूरेनियम 235 जो कि एनरिच किया है, एनरिच का मतलब जिसमें 235 वाले ही परमाणु ज्यादा हैं, उसको आपने एक यूरेनियम बॉक्स में भर लिया जाता है। यूरेनियम बॉक्स में आपने यूरेनियम 235 के बहुत सारे परमाणु के नाभिक जो हैं डाल दिए हैं। कितने डाले हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों हो सकते हैं। अब उन पर क्या करते हैं आप, न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं बाहर से। न्यूट्रॉन की बौछार की, तो जो न्यूट्रॉन है वो एक किसी नाभिक से टकराया, एक नाभिक से टकराया, किसके नाभिक से, यूरेनियम 235 के नाभिक से। ठीक है, जैसे ये टकराया, इससे दो हल्के नाभिकों में ये टूट गया। ये समझना ध्यान से, ये भारी नाभिक है जिसको मैं एम से दिखा रहा हूं, ये दो हल्के नाभिक M1 M2 में टूट गया। ये जो दो हल्के नाभिक बने हैं, इन दोनों का मास अगर जोड़ दिया जाए तो भी ये वाला मास ज्यादा रहता है, मतलब इनके टूटने के बाद इन दोनों को जो जोड़ा मास को, द्रव्यमान को, तो ये भारी नाभिक से इनका मास कम निकला। तो मास में इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हुई है, कमी हुई है। तो यहां पर अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि मास में कमी होती है वो एनर्जी में बदल जाती है, और एनर्जी यहां पर निकलेगी किसके रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। तो एनर्जी का सोर्स यहां पर इस तरीके से बनता है, और ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें ध्यान रखना C² यानी जो लाइट वेलोसिटी है उससे गुणा हो रहा है इस फॉर्मूले में। लेकिन अब आगे और क्या होता है, आगे इसमें बहुत एक खतरनाक प्रोसेस ये होता है कि जब यहां पर ये द्रव्य, ये दो भागों में टूटता है और एनर्जी निकलती है, उसके अलावा इसमें 3 न्यूट्रॉन और बनते हैं। जैसे एक न्यूट्रॉन से यहां पर एक नाभिक टूटा था, इस पूरे टूटने की प्रक्रिया में 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन बने हैं, ये आगे चलकर यूरेनियम 235 के 3 परमाणुओं को तोड़ेंगे, ये भी तोड़ेगा, ये भी तोड़ेगा, और फिर वही कहानी कि इसमें से 2 हल्के नाभिक, फिर 3 न्यूट्रॉन, और इससे भी 3 न्यूट्रॉन, ऐसे करके एक तरीके से कह सकते हैं गुणात्मक रूप से इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और यहां पर जो ये एनर्जी निकलेगी, यहाँ 1 गुना है तो यहां पर 3 गुना, फिर 9 गुना, फिर 27 गुना, फिर 81 गुना, इतनी एनर्जी निकलेगी कि ये एनर्जी सब कुछ तहस नहस कर सकती है। इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और यही है परमाणु बम का सिद्धांत। परमाणु बम में यूरेनियम को ऐसे विखंडित होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और परमाणु, यूरेनियम के परमाणु 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, फिर 243, इस तरीके से टूटते चले जाते हैं। अब हमें परमाणु बम परमाणु रिएक्टर के अंदर तो बनाना नहीं है, यहां तो बिजली बनानी है। तो बिजली कैसे बनाओगे, ये तो परमाणु बम बनाया आपने। बिजली बनाने के लिए इस अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को थोड़ा नियंत्रित कर देते हैं। नियंत्रित कैसे करते हैं, जो 3 न्यूट्रॉन यहां पर मुक्त हुए थे, 3 न्यूट्रॉन,
उनमें से 2 को यहाँ पर हम अवशोषित करा देते हैं कंट्रोल रॉड्स लगाकर। यानी जो आप नियंत्रित रॉड लगाते हैं, नियंत्रित छड़ लगाते हैं, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एक ही न्यूट्रॉन आगे बचता है, एक ही यूरेनियम का विखंडन होगा, यूरेनियम नाभिक का। हर स्टेज पर एक-एक यूरेनियम टूटे तो उसको कहेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और इस यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी वो नियंत्रित होगी, कंट्रोल होगी और इसका उपयोग आप रचनात्मक उपयोगों में कर सकते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा निर्माण। वो कैसे होगा? आपने जो यहाँ पर ऊष्मा बनाई, ऊष्मा ऊर्जा रिएक्टर में, उस ऊष्मा ऊर्जा से पानी को गर्म करो। पानी को भारी मात्रा में गर्म करेंगे, इससे भाप बनेगी। भाप से आप टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन से जुड़ा है जनरेटर, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, और आपको विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी। तो इस तरीके से विद्युत ऊर्जा बना ली जाती है। अब यहां पर सवाल यह है कि सर यूरेनियम किन किन देशों को मिल सकता है? जिन देशों को मिलता है वो तो परमाणु बम भी बना सकते हैं, और जो एनर्जी के लिए आयात कर रहे हैं उसी का उपयोग परमाणु ऊर्जा परमाणु हथियारों के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। पहली बात तो जो ग्रुप बने हुए हैं जैसे कि एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स है, उस के द्वारा उन देशों को न्यूक्लियर कभी भी नहीं दिया जाता, न्यूक्लियर पदार्थ कभी नहीं दिए जाते, यूरेनियम वगैरह, जो इसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने में कर सकते हैं। जो जिम्मेदार देश हैं उन्हीं को इनकी सप्लाई की जाती है। तो एनएसजी जो है उसके तहत भारत को सप्लाई होती है, ठीक है, क्योंकि भारत को एक परमाणु हथियारों के संदर्भ में एक जिम्मेदार देश भारत को माना जाता है। अच्छा, अब यहां दूसरी बात और क्या है, एक संस्था है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसे आप कह सकते हैं, इसका नाम जो है परमाणु वॉचडॉग कहते हैं, एटॉमिक वॉचडॉग कहते हैं। ये पूरी तरीके से नजर रखता है, पैनी नजर रखता है हर देश पर कि यहाँ पर यूरेनियम जो जा रहा है उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, बिजली के लिए हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा है, अनुसंधान के लिए हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें से कुछ जो पदार्थ है इसने यूरेनियम हथियार बनाने के लिए उपयोग में ले लिया हो। तो इनकी जो टीम है वो बाकायदा इनके जो सेंटर्स बने हुए हैं, जो परमाणु रिएक्टर्स वगैरह बने हुए हैं, उन सब में बार बार चेकिंग के लिए जाती रहती है। 24x7 इन पर कैमरे लगा के रखे जाते हैं। हर ग्राम का हिसाब किताब रखा जाता है कि 1 ग्राम यूरेनियम कहाँ गया, उसका भी हिसाब किताब रखा जाता है। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं वो सेफ गार्ड्स के रूप में यहाँ पर जो IAEA है उसके तहत होती हैं। अब भारत ने अपने प्रोग्राम को कैसे चलाया है? भारत ने अपना जो सिविलियन परमाणु जो फैसिलिटी है और जो आपकी सैन्य मिलिट्री परमाणु जो हथियार वाली फैसिलिटी, उन दोनों को अलग करके रखा है। हम यानी जो आयात करते हैं जिन चीजों को चिकित्सा, कृषि और उन कामों में लेते हैं, उसको हमने अलग तरीके से IAEA की निगरानी में रखा है। लेकिन परमाणु हथियारों की जब बात आती है तो भारत ने साफ मना कर दिया कि हम इसमें आपको किसी भी प्रकार की निगरानी नहीं करने देंगे, और भारत के जो परमाणु हथियार हैं वो अपनी मर्जी के तहत में, अपने कार्यक्रम के तहत में चलते हैं। तो ये है दोस्तों न्यूक्लियर डील। और न्यूक्लियर डील से भारत को बहुत ज्यादा फायदा इसलिए होने वाला है क्योंकि भारत का एनर्जी सेक्टर जो है वो काफी मजबूत हो सकता है। आज का विश्लेषण जो है उसका आप रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।